वो किस टिश्यू के ऊपर है, किस तरीके से खुद में चेंजेस लाते हैं, इनके फंक्शंस भी बहुत ज्यादा होता है। ये सारे ऑर्गन्स का, सारे सेल्स का, सारे टिश्यूज का एक सिंगल सेल से, कॉमा जैसे सेल से। आज हम इतने बड़े हो चुके कि आज तुम और मैं एक इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर को वो सिर्फ और सिर्फ 6 पेजेस में खत्म हो, जो कॉकरोच है। तो चलो शुरू करें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज आपकी राधा मैम आ गई है आपको एक ऐसे टॉपिक सिखाने के लिए जहाँ पे आपको ये समझ आ पाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो जो फंक्शंस है वो किस टिश्यू के ऊपर है, एंड एग्जैक्टली वो टिश्यू किस तरीके से खुद में चेंजेस लाते हैं सो दैट हम ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। अब बीइंग अ एनिमल हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चुके हैं, राइट? अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इनके फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इतने ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट चाहिए सारे ऑर्गन्स का, सारे सेल्स का, सारे टिश्यूज़ का, सो दैट जो मैं चाहूँ वैसा मैं फंक्शंस परफॉर्म कर पाऊँ। अब जब हम लोग एम्ब्रियो में रहते हैं, जब हम लोग मदर के वूम में रहते हैं, हम शुरू करते हैं एक एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर से, एक सिंगल सेल से, कॉमा जैसे सेल से। वहां से लेके आज हम इतने बड़े हो चुके हैं, आज हमारी सारी चीजें इतनी डेवलप हो चुकी है कि आज तुम और मैं मिल के एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। तो चलो देरी किस बात की, एक इतने इम्पॉर्टेंट, इतने ज़्यादा बेसिक चैप्टर को आज हम शुरू करते हैं जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। तो आज हम ये चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने ट्राई किया जितना पूरा का पूरा चैप्टर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 6 पेजेस में ख़त्म हो पाए तुम लोगों के लिए, ठीक है? उसके अंदर एक भी पॉइंट छूटा नहीं है, हर चीज़ को एकदम कंसाइज फॉर्म में बनाया हुआ है। अब ये चैप्टर जो है ये हार्डली 4 पेजेस का चैप्टर है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। तो आई विल ट्राई कि ये वीडियो भी उतनी ही छोटी हो और उतनी ही ज़्यादा डिटेल में भी हो कि तुमको आगे कॉकरोच जो है, एनिमल टिश्यू में जो कॉकरोच है वो समझना ईजी पड़े, ठीक है? तो चलो देरी किस बात की है, शुरू करते हैं आज का सेशन विद गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, बैकलॉग की टेंशन छोड़ यार। तो चलो शुरू करें। अब ये चीज़ों को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि भैया एग्जैक्टली एनिमल जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या, है ना? पहले ये तो समझ ले जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या। तो दीदी हमको पता है कि एनिमल जो होता है वो होता है मल्टी सेल्यूलर, राइट? एकदम करेक्ट बात। तो एनिमल जो है वो है मल्टी सेलुलर। अब ये जो मल्टी सेलुलर, ये दिखेगा कि तुमको ऐसे इतना छुटकू छुटकू अगर मैं लिखूंगी, तो जो एनिमल होता है वो क्या होता है? तो वो होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। स्पेलिंग तो एकदम माशाल्लाह हो गया। वो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है वो? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारे अनगिनत फंक्शंस परफॉर्म करता है ना? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी जो है वो बहुत हाई है ना? एनर्जी रिक्वायरमेंट भी जो है वो बहुत हाई है, प्लस फंक्शंस भी बहुत सारे परफॉर्म करता है ना? फंक्शंस भी बहुत सारे परफॉर्म करता है। अब ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मेरे बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना? मेरे बॉडी में क्या होना चाहिए भैया? तो मेरे बॉडी में होना चाहिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। मेरे बॉडी में भी क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, और वही सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की वजह से मैं सारे अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर पाऊंगी। अब जैसे ही मैंने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बोला, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि मैम हमको ना एक चीज़ पता है कि हम सब बने हुए हैं सेल से। सेल क्या होता है? तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है अपने ज़िंदगी का, ठीक है? फिर वही सेल जब ग्रुप बनाते हैं तो वो बता देते हैं कि हम बन चुके टिश्यू, टिश्यू ग्रुप बना लेते हैं ऑर्गन, ऑर्गन ग्रुप बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से भैया जी आपका बन जाएगा एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म।
बट इस सब का जिस्ट अगर तुम समझो ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में यहाँ पे मूव कर रहे हैं ना, सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में मूव कर रहे हैं और अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं ना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में मूव कर रहे हैं और अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। समझे मेरी बात, इतना समझ गए? ये एकदम इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, धीरे धीरे करके हम ये चैप्टर को और डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है? बाय द वे हमारे अभी बहुत कम चैप्टर्स ही बाकी है, तो मेक श्योर कि प्लेलिस्ट से आप सब खत्म कर लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मिस मत करो इस चीज़ को और ख़त्म करो, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली भैया एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, अगर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करें फॉर आर एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल का मतलब क्या होता है, ऊपर का टिश्यू, है ना? एपिथेलियल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर वाला टिश्यू, है ना? एपिथेलियल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर वाला टिश्यू। साथ साथ में ये बहुत डिवाइडिंग है, ये डिवाइडिंग वाले टिश्यूज होते हैं, ये डिवाइडिंग वाले टिश्यूज होते हैं। इनके वजह से अपना बॉडी का साइज, शेप, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, ये सारी चीज़ें कवर्ड होती है। किसके वजह से? तो भैया एपिथेलियल टिश्यू के वजह से। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं, है ना? एपिथेलियल टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं उस पर ध्यान देना है। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब जो आप ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू देख रहे हो ना, इसके अंदर ना जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम है। अगर मैं कह रही हूँ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसका मतलब कि इसका जो अरेंजमेंट है ना वो बहुत सिंपल अरेंजमेंट है, उसके अंदर कोई हायरार्की नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट जब तुम बात कर रहे हो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का, यहाँ पे ना एक या एक से ज़्यादा जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो मिलके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन हो गया सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का। अब हम करने क्या वाले हैं, हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप रेडी हैं ये चीज़ डिटेल में पढ़ने के लिए? बता दो। एक तो ना यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है एंड आई एम सो स्कैर्ड कि व्हाट इफ नेट नहीं चले और मैं सब पढ़ा दूँ और वो चीज़ रिकॉर्ड ना हो। आई डोंट नो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए यार तुम लोग का। चलो तो शुरू करते हैं अब हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। मैंने पूरा का पूरा, ये दिख रहा है तुम्हारा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को एक ही इसके अंदर डाल के रख दिया है सो दैट तुमको 74 पेजेस नहीं देखनी पड़े, एक ही बार में सब कर लो, है ना? अब ध्यान देना, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले आएगा आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहा मैंने? सबसे पहले आएगा आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर मैं बात करूं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो इसका नाम ही क्या है, स्क्वैमस। यानी कि अगर तुम उस डायग्राम को ना देखो, स्टिल यू नो कि स्क्वैमस मतलब कुछ तो स्क्वायर शेप्ड का रहेगा, ठीक है? तो इसका अब अपीयरेंस देखो, ये नीचे दिख रहा है, ये इसका बाइसोलैटरल सरफेस है, मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा बेस है, एक ऐसा बेस है जो कि सरफेस प्रोवाइड कर रहा है मेरे पूरे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को, ठीक है? उसके ऊपर में आप लोगों को अपाइकल सरफेस दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को अपाइकल सरफेस? अपाइकल सरफेस का मतलब होता है ऊपर का सरफेस, और बीच बीच में यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ठीक है? अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, बस वही इसका फंक्शन है, वही इसका मॉर्फोलॉजी भी है। तो जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है वो फ्लैट शेप होता है उसका, ठीक है? वो क्या होता है, वो फ्लैट होता है, वो थिन होता है, वो पतला रहता है, और वो पॉलीगोनल होता है। और वो क्या होता है, पॉलीगोनल होता है। और साथ साथ में उसकी जो मार्जिन है, ये दिख रहा है तुम लोगों को मार्जिन, तो ये कैसी मार्जिन हो गई, तो ये सेरेटेड मार्जिन हो गया, ठीक है? ये कैसा मार्जिन हो गया, तो ये सेरेटेड मार्जिन हो गया। और पता है ये फिट कैसे होता है, जैसे देखो तुम लोग फुटपाथ वगैरह पे जाते हो तो फुटपाथ पे कैसे वो रेड कलर के टाइल्स फिट हुए रहते हैं,
ऐसे ऐसे चौकोन में जैसे पजल्स फिट होते हैं वैसे ही वो फिट होते हैं ना, एग्जैक्टली लाइक दैट स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो है वो फिट होते हैं। इसीलिए इनको पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में डालना है, विच इज पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि उसका अपीयरेंस वैसा है। ठीक है, अब कैसे जाता है तो देखो, फिट्स लाइक द टाइल ऑफ द फुटपाथ। फुटपाथ पे जैसे टाइल है ना वैसे ही ये फिक्स हो जाता है। अब ये लोग ना बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, स्पेरिकल और ओवल टाइप का इनका न्यूक्लियस है, दिख रहा है, एग्जैक्ट ऐसा लग रहा है सर्कल है। ये बहुत प्रोमिनेंटली तुम लोगों को दिख के आएंगे। ठीक है, अब रही बात इनके फंक्शन की। अब इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है। प्रोटेक्ट कर रहा है मतलब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, तो ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा। हमारे जो ब्लड का इनर लाइनिंग है ना, ब्लड वेसल्स का इनर लाइनिंग, वहां पे आपको स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू मिलने वाला है। साथ साथ में तुम्हारा एल्वियोलाई हो गया, वो जो तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ाता है गैशियस एक्सचेंज का, उसको तुम लोग एल्वियोलाई कहते हो। ऐसे क्या बोलते हैं, अंगूर के दाने के शेप में होता है। तो एल्वियोलाई के अंदर भी जो इनर लाइनिंग होती है ना, वो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। फिर सिलोम हो गया, सिलोम मतलब जो भी खाली स्पेस दिख रही है, तो उसके अंदर का जो लाइनिंग है ना बच्चों, वो किससे बना हुआ है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से। अब तुमको ना एकदम जिस्ट में बताती हूँ। नाम आया स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बोले म्हणजे काय असतं कि ये एक स्क्वायर के शेप में टिश्यू होने वाला है। ठीक है, कैसा टिश्यू है, एक स्क्वायर के शेप में। इसका बैसोलेटरल बेस है ना, नीचे का जो मेम्ब्रेन है वो बैसोलेटरल है, न्यूक्लियस जो दिख के आता है, और इसके जो ऊपर का लेयर है, इसका जो एपाइकल सरफेस है, वो इस तरीके से फिट होता है मानो जैसे कि फुटपाथ के ऊपर टाइल्स फिट है। इसलिए इसको पेवमेंट, PAVEMENT, पेवमेंट स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। अब ये फंक्शन क्या करते हैं, तो ये खुद को प्रोटेक्ट, मतलब ये जहाँ प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। अब किधर किधर प्रेजेंट है, कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने रहेंगे। तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जहाँ से तुम्हारे ब्लड फ्लो होता है, तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो फ्लो हो रहा है ना, उसके इनर लाइनिंग में ये प्रेजेंट है। साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प करता है। वहाँ पे कुछ ऐसा, मान लो कि कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि मेरे बॉडी के थ्रू बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो उसको एब्जॉर्ब करके रख लेता है। फिर ये एल्वियोलाई में होता है, एल्वियोलाई के भी इनर लाइनिंग में ये प्रेजेंट रहता है। अब ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा मेरे एल्वियोलाई को। मान लो कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गया, मान लो कोई एल्वियोलाई खराब हो गया, तो हमें ही सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है। फिर ये सिलोम में भी मिलता है। सिलोम मतलब खाली स्पेस, बॉडी में जो खाली स्पेस प्रेजेंट होती है उसके इनर लाइनिंग पे भी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लो तुम लोग, क्या है, नीचे में बैसोलेटरल सरफेस, फिर उसके बाद में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो है तुम्हारा न्यूक्लियस है, एकदम प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फ्लैट होता है, थिन होता है, पॉलीगोनल होता है, एक दूसरे में ऐसे अटैच्ड, ऐसे लगता है जैसे एक दूजे के लिए बने हो। अब स्क्वेमस एपिथेलियल होने के बाद में आएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो कि क्यूबॉइड के शेप में। क्यूबॉइड का शेप देखा तुमने, वो जो तुम क्यूब को सॉल्व करते हो उसका शेप कैसे होता है, एग्जैक्टली इसका शेप भी वैसा ही है। तो क्यूबॉइडल जो है ना, इसमें क्या डिफरेंस है कि इसका स्पेरिकल न्यूक्लियस है, बाकी स्ट्रक्चर क्यूब के शेप में है। इसका फंक्शन भी है एब्जॉर्ब करना और सिक्रीट करना। अब एब्जॉर्ब कर रहे हैं और सिक्रीट कर रहे हैं मतलब कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, तो पेनक्रियाटिक लाइनिंग के या फिर सलाइवरी डक्ट के इनर लाइनिंग पे या नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होगा। जैसे तुम्हारा पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया, मैं पेनक्रियाटिक डक्ट को कैसे याद रखती हूँ, जैसे इतर हो गया, तो इतर को कैसे से पुश करते तो फटाक से सारा परफ्यूम बाहर आता है, तो कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर तुम्हारे पेनक्रियाटिक डक्ट का रहता है। और वहाँ के इनर लाइनिंग पे तुम्हारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये क्या करेगा वहाँ पे, तो पेनक्रिया में ना पेनक्रियाटिक जूसेस जा रहे होते हैं, तो वो पेनक्रियाटिक जूस में अगर कुछ ऐसा एब्जॉर्ब करने वाली चीज है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ ही साथ पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करने के लिए भी कौन हेल्प करेगा, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब बात रही तुम्हारे सलाइवरी डक्ट की। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसके वजह से हमारा फूड का ब्रेक होना इजी हो जाता है ना।
डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो सलाइवरी डक्ट में भी सिक्रीशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, वो कौन करता है? तो तुम्हारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक है, अब रही बात नेफ्रॉन्स की। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? तो ये फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट, अब तुम मान लो कि अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू नहीं है जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है, तो तुम्हारे यूरिन में से जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होंगे ना, वो भी निकल जाएंगे। तो इसका काम होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है उस सब को प्रोटेक्टेड रखना, उस सब को अंदर रखना। ठीक है, रही बात कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू की। देखो अब तक सब स्ट्रक्चर की बात चल रही थी। मैंने बोला स्क्वैमस, तो उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर शेप का था। मैंने कहा भैया क्यूबॉइडल, तो उसका स्ट्रक्चर भी क्यूब शेप का है। इसका पहले ना डायग्राम देख लेते हैं। नीचे का फिर से बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर में ये जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है तुम लोगों को, वो साइटोप्लाज्म हो गया। येलो येलो इज योर न्यूक्लियस, और नीचे में ग्रीन वाला जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू का है। कनेक्टिव टिश्यू ही उसको अपने सबस्ट्रैटम पे अटैच रहने के लिए अलाउ करती है। अगर वो नहीं रहेगा तो सबस्ट्रैटम से कोई एक खासा कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसके साथ हमने दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू कवर किए। अब हम देखेंगे कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। तो कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। अब कॉलम, मैंने बोला कि ये दीज आर कॉलम्स, तो कॉलम्स कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, सिलेंडर के शेप में होते हैं। तो यहाँ पे भी ना लंबे लंबे पिलर के शेप में है, और इनका तुम देखोगे ना, अंदर के जो एंड्स है ना वो थोड़े मोटे हैं और बाहर के एंड्स जो है ना वो पतले हैं। कॉलम के शेप में क्या है? अंदर के एंड्स थोड़े मोटे हैं और बाहर के एंड्स जो है वो नैरो है। और इनका फंक्शन क्या है? तो ये सिक्रीट करते हैं, ये भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब तुमको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे पिंक कलर में ग्लोबलेट सेल दिख रहा है। ग्लोबलेट सेल एक स्पेशल सेल होता है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है। अब देखो, जिधर ये रहता है ना उसके ऊपर ही इसका पूरा फंक्शन डिपेंड करता है। अब ये मिलता है हमको इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। ठीक है, अब तुम लोगों को पता होगा कि हमारे स्टमक का इनर लाइनिंग जो है वो चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो वो जो चेंज होता है ना, वो म्यूकस लेयर को फिर से रिन्यू करने में कौन हेल्प करता है? तो ग्लोबलेट सेल। तो कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू पे एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलेट सेल, और वो लेयर जो है वो हमको हेल्प करते हैं म्यूकस सिक्रीट करने में। इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है सिक्रीशन। और एब्जॉर्ब क्या करते हैं? तो इंटेस्टाइन में से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करके रख लेगा, गॉल ब्लैडर में से चीजें एब्जॉर्ब करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब डाइजेशन वगैरह में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिख क्या आ रहा है कि जैसा उसका नाम है एग्जैक्टली वैसा ही उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब इतना समझ चुके हैं व्हाट इज स्क्वैमस, व्हाट इज क्यूबॉइडल एंड व्हाट इज कॉलमनार। स्क्वैमस मतलब स्क्वायर शेप का जो कि आपको प्रोटेक्शन एब्जॉर्प्शन करेगा। फिर उसके बाद में क्यूबॉइडल मतलब क्या हो गया? तो क्यूब के शेप का जो कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करेगा। कॉलमनार मतलब क्या हो गया? जो कॉलम के शेप में हो, ग्लोबलेट सेल उसके ऊपर हो, म्यूकस लेयर वगैरह डाले, और सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का उसका फंक्शन होता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस, आज मेरा बैड हेयर डे है। चलो फिर शुरू करते हैं। अब देखो, ये मैं लिखती ना तो डेफिनेटली अपना 1-2 घंटे के ऊपर का लेक्चर हो जाता, एंड आई वांट कि इतना बेसिक है तो एक ही पेज पे तुम्हारी सारी चीज़ें आ जाए, अटक जाए। बहुत मेहनत लगी हाँ, लेकिन ये ऑलमोस्ट यही लिखने में मुझे 1-1.5 घंटा गया है। देखो ना कितना कंसाइज फॉर्म में एक ही जगह सब कुछ, पूरा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू एक ही में आ गया, एक ही में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर, आगे बढ़ते फिर। तो हम लोगों को स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू समझ गया है, हम लोगों को क्यूबॉइडल समझ गया, कॉलमनार समझ गया। अब बात करते हैं सिलिएटेड के बारे में। जब मैं कह रही हूँ सिलिएटेड मतलब इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो कि सीलिया नाम का स्ट्रक्चर होता है। अब सीलिया बोला तो तेरे दिमाग की घंटी जली क्या? तेरे दिमाग की बत्ती जली क्या? सीलिया मतलब एक ऐसा
स्ट्रक्चर होता है, मत बंद हो, सीलिएटेड मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। और सीलिया का मतलब क्या होता है कि अब जैसे तुम्हारे ओविडक्ट के अंदर सीलिया प्रेजेंट है, जैसे तुम्हारे नोज के अंदर भी एक तरीके से सीलिया प्रेजेंट होता है कि वो आगे की चीजों को पुश कर पाए, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग डायग्राम देखो तो ऊपर में पिंक पिंक कलर का दिख रहा है, वो क्या है आपका, वो सीलिया है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। फिर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सब तो कॉमन ही है। अब सिलिएटेड जो है ना वो एक या तो क्यूबॉइडल के अंडर में आता है या तो कॉल्यूमिनार के अंडर में आता है। इसका नीचे में बेसमेंट मेम्ब्रेन है और जो एंड फ्री है वो हेयर लाइक होता है। हेयर लाइक मतलब उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है ना वो ओवल होता है और वो नीचे के एंड पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस ओवल है और वो बेसल एंड में प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या, अब सीलिया प्रेजेंट है मतलब वो हेल्प करेगा मेरे को मूवमेंट करने में और स्पेसिफिक पार्ट से कनेक्ट करने में, जैसे कि ओविडक्ट हो गया। अब मेरा एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब से, मतलब ओविडक्ट से फेलोपियन ट्यूब में जाए सो दैट वो जाके स्पर्म का वेट करे, उसके लिए ना छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो उसको पुश करते कि भाई तू आगे जा, भाई तू आगे जा। तो वो तुम्हारे सिलिएटेड टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं, समझा। ये या तो कैसा स्ट्रक्चर है उसका, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का या तो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू का। डिफरेंस क्या है कि उसके ऊपर थिन हेयर लाइक ब्रिसल स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। बार बार तुमको ये रिपीट कर रही हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये सब जा पाए, ठीक है। अब बात करेंगे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ग्लैंड्यूलर बोल रही हूँ यानी कि ग्लैंड्स के बारे में बात होगा, यानी कि सिक्रीशन के बारे में बात होने वाला है। तो ये तुम्हारा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू है। इसके ऊपर तुम लोगों को माइक्रोविलाई देखने मिलेगा, म्यूकस का लेयर देखने मिलेगा, ग्लोबुलेट सेल यहाँ पे भी है इसलिए ऑब्वियसली म्यूकल लेयर तुमको दिख रहा है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है। तो ये भी कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइडल और या तो पिरामिडल स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। तुम अगर देखोगे ना तो मेन ये तीन ही है, उसके बाद उसी में छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस होके इनको अलग अलग नाम हमने दिया है। तो यहाँ पे ये इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है और नीचे में बेस के पास रहता है वो। इनका फंक्शन भी क्या होगा, सिक्रीशन का, ऑब्वियसली नाम ही क्या है, ग्लैंड्यूलर, यानी कि ग्लैंड सिक्रीट करना। तो ये इनका फंक्शन क्या रहेगा, सिक्रीशन का। और ये मिलते कहाँ पे हैं, तो ये सलाइवरी ग्लैंड में मिलेंगे जो कि सलाइवा सिक्रीट करेगा, ये स्वेट ग्लैंड में मिलेंगे जो कि स्वेट सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में मिलेंगे। तो ये ग्लैंड्यूलर का काम ही क्या होता है, ये सिक्रीशन में हेल्प करता है। जो भी मेरे हार्मोन्स है उसको सिक्रीट आउट करने में कौन हेल्प करेगा, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद में आया सेंसरी। सेंसरी बोल दिया मैंने म्हणजे काय असतं कि कुछ तो सेंस ऑर्गन्स के रिलेटेड है। अब फॉर एग्जांपल मैं भी चंगा तू भी चंगा, तेरे पास आके किसने से सन्न करके तेरे को टपली मार दी तो तेरा पूरा मोमेंटम हिल जाएगा। वो मोमेंटम हिला और तेरे को गुस्सा है और तूने अपने दोस्त को लेग थपक करके मारा, वो सब करने के लिए तेरे सेंस ऑर्गन्स तो जगह पे होने चाहिए। तो वो जो सेंस ऑर्गन्स अपना स्टिमुलस दे के रिस्पॉन्ड कर पाते हैं वो सब किसके वजह से कर पाते हैं, तो सेंसरी टिश्यू के वजह से, एपिथेलियल टिश्यू के वजह से कर पाते हैं। नीचे में देखो सीलिया है यानी कि ये मूव भी कर पाएगा। फिर डेंड्राइट्स है यानी कि मेरे न्यूरॉन वाला डेंड्राइट है। अब डेंड्राइट क्या करता है, मान लो अगर ये मेरा सेल बॉडी है तो डेंड्राइट्स यहाँ सबसे लेके आएगा मेरे सारे जो मैसेजेस है उसको, और फिर साइटोन या फिर सेल बॉडी तक उस सिग्नल्स को पहुंचाता है ना। अब ये वाला जो है वो रिसेप्टर सेल है यानी कि मेरे डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन लाई और उसने रिसेप्ट की, उसको रिसीव की उस इंफॉर्मेशन को। ऊपर वाले सपोर्टिंग सेल से ये पूरे फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है। और एकदम ऊपर में आप लोगों को दिखेगा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ऑल्फैक्टरी मतलब नोज के रिलेटेड बात चल रही है। तुम लोगों ने ना यूजुअली देखा होगा कि जब कोई चीज बहुत गंदे टेस्ट की होती है तो तुम लोग क्या करते हो, नाक बंद करके पीते हो, है ना। क्योंकि जब हम लोग नोज को बंद कर देते हैं तो हमें वो चीज का टेस्ट थोड़ा कम आने लगता है। सर्दी के टाइम पे देखो टेस्ट वेस्ट कम आता है। ये सब एग्जैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है जो कि सेंस ऑर्गन्स जैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी देखो कॉल्यूमिनार या एलोंगेटेड
न्यूरोसेंसरी सेल से ही बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी ये कॉल्यूमिनार का एक तरीके से मॉडिफिकेशन हो गया। इसका फंक्शन क्या है, तो एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी स्टिमुलस आ रहा है उसको रिसीव करके उसके ऊपर एक्ट करना। और ये मिलते कहाँ पे है, तो तुमको नोज में मिलेगा, तुमको ईयर में मिलेगा, तुमको आई में मिलेगा। तो ये सारे जगह पे सेंस जो है, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है वो बहुत एक्टिवेटेड रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके पास सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जर्माइनल के बारे में अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब ही क्या होता है कि ये एक ऐसा क्यूबॉइडल सेल है जो कि लाइन कर रहा है मेरे यूटेरस को, मेरे सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स को। अब जो मेरा यूटेरस हो गया, मेरे ये ओवरी भी कह सकते हो, तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हो गया। तुम लोगों को अगर याद हो तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर में नर्व सेल वगैरह थे, लेडिक सेल, उसके अंदर में जो सस्टेंटैक्युलर था वो जाके मुंडी घुसाता था, और वो मुंडी घुसाने के बाद, मतलब स्पर्मेटिड, स्पर्म का इमेच्योर वर्जन, वो मुंडी घुसाता था और फिर जाके एक्टिवेट होता था। क्योंकि ये जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू है, इसका काम ही क्या है, तो जो जो मेरे जर्म सेल्स है ना उनको बनाना। ये भी मॉडिफिकेशन ही है ना। ये सातों चीजें समझ चुकी है तो टाइम स्टैम्प पे जाओ और बताओ मुझे कि समझ गया, क्योंकि इसके बाद मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगी इन सातों के ऊपर, तब जाके हम देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। आई विल गिव यू 1 मिनट, उस 1 मिनट में तुम लोगों को बताना है कि क्या सारी चीजें समझ चुकी। नहीं समझा है तो कमेंट करो, क्योंकि मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स देखती हूँ। तो अगर कुछ नहीं समझा रहेगा तो एक उसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए मैं वीडियो बना के भी डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, आई होप 1 मिनट अपना हो चुका है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट एक क्विक रिवीजन से। तो कितने टाइप के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, पहले तो एपिथेलियल टिश्यू हो गए। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो ऊपर का लेयर होता है भैया। अब वो जो ऊपर का लेयर है वो डिवाइड करने में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, सिक्रीट करने में हेल्प करता है। कितने टाइप के हैं, तो 7 टाइप के हैं। ये 7 टाइप बने क्यों, क्योंकि उनका फंक्शन और उनका लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। जिसका जैसा फंक्शन, जिसका जैसा लोकेशन, उसका वैसे वैसे नाम बनता गया, क्लासिफाई करते गए ना हम। अब मैंने अगर कहा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि मैं एक स्क्वायर के शेप की बात कर रही हूँ, मतलब ये स्क्वायर के शेप में और इस तरीके से ये अटैच्ड होते हैं, इस तरीके से क्लोजली अटैच्ड होते हैं, जैसे लगता है कि पेवमेंट है, रोड के ऊपर जैसे ईंटें अटैच्ड होती है ना, कुछ वैसे ही इनका अपीयरेंस आता है। ठीक है, रोड के ऊपर जैसे ईंटें अटैच्ड होती है, कुछ वैसे ही इनका अपीयरेंस आता है, विच इज योर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर मैंने क्या कहा, फ्लैट होगा, थिन होगा, पॉलीगोनल होगा, और इनका दूसरा नाम भी क्या है, तो पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू नाम है इनका। इनका दूसरा नाम क्या है, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू नाम है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये प्रोटेक्ट करता है और ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट कर रहा है मतलब मेरे ब्लड वेसल के लाइनिंग के अंदर होगा। ब्लड वेसल को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, क्योंकि एक डिफाइंड प्रेशर के साथ वो मूव कर रहा है, तो पूरा ब्लड वेसल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। फिर मेरे एल्वियोलाई के अंदर है, मतलब मेरा जो एक्स्ट्रा जो सरफेस एरिया बढ़ाता है मेरे रेस्पिरेशन का, उसके अंदर में है। फिर सिलोम यानी कि जो खाली स्पेसेस है उसके इनर लाइनिंग पे भी क्या प्रेजेंट है, तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। इतना समझ गया। फिर हमने देखा था क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू मतलब जिसका स्ट्रक्चर क्यूब के शेप में हो, जिसका स्ट्रक्चर क्यूब के शेप में हो। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूब के शेप में। इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब करना, सिक्रीट करना। तो अब ये कहाँ पे मिलेंगे, अगर मैं एब्जॉर्ब और सिक्रीट बोल रही हूँ, यानी कि ये पैनक्रिया के या फिर मेरे सलाइवरी डक्ट के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होगा। और इसका नेफ्रॉन्स भी देखो। अब तुम सोचो ना, अगर एब्जॉर्ब या सिक्रीट करने वाला कोई नहीं रहा, अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू नेफ्रॉन में नहीं रहा, तो वो फिल्ट्रेटिंग यूनिट है। क्या मालूम हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी यूरिन के साथ फ्लश आउट हो जाए, तो हमारा बॉडी जो है वो डेफिसिट हो जाएगा। इसके वजह से क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन्स के अंदर। वही बात अपने पेनक्रिया की रही, तो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट ही नहीं कर पाएगा। सलाइवरी डक्ट के बारे में बात हो गई, सलाइवा सिक्रीट ही नहीं कर पाएगा अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ना हो। ठीक है, उसके बाद रही बात कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू के नाम से समझ
समझ आ रहा है कि कॉलम शेप का है, तो ये लंबे लंबे कॉलम शेप के होते हैं, स्लेंडर होते हैं। इनका जो बेस है, जो कि बंधा हुआ एंड है, वो थोड़ा मोटा होता है और ऊपर का एंड जो है वो थोड़ा सा नैरो होता है। इनके पास ग्लोबलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकस का एक लेयर देते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, सिक्रीट करना और एब्जॉर्ब करना। और ये मिलते कहाँ पे, तो इंटेस्टाइन में मिलते हैं, ये गॉल ब्लैडर में मिलते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह में भी हमको मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रही बात सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की, तो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से ही हमको समझ आ रहा है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू सीलिया। सीलिया क्या होता है, तो हेयर लाइक थिन ब्रिसल्स होता है जो कि पुश करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, बट इसके अंदर में एक चीज क्या ऐड हो गई है, तो सीलिया ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये भी किससे बना हुआ है, तो ये भी क्यूबॉइडल कॉल्यूमिनार सेल से बना हुआ है। इसके ऊपर के एंड जो फ्री एंड्स है वो देखो, वो ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। वो किससे बने हुए हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए, जिसको आप लोग क्या कहोगे, सीलिया कहोगे। इसका न्यूक्लियस देखो कैसे शेप में है, तो ओवल शेप में है और नीचे के साइड बेसल एंड में है। फंक्शन क्या है, तो मूवमेंट में हेल्प करता है। फंक्शन क्या है भैया, तो मूवमेंट में हेल्प करता है स्पेसिफिक पार्ट्स के, यानी कि अगर मैं एग हूं और मुझे फेलोपियन ट्यूब तक जाना है, तो आई विल पुश, मैं उसको हेल्प करूंगी आगे जाने के लिए। ठीक है, दूसरा है हमारा ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर से दीदी हमको पता है कि ये ग्लैंड्स के बारे में बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास माइक्रोविलाई है, इसके पास म्यूकस का लेयर है, ग्लोबुलेट सेल है, बट इनका मेन काम क्या है, ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। किसके सिक्रीशन में, तो ये ग्लैंड्स के लिए हमको हेल्पफुल होते हैं। अगर मैं ग्लैंड्स हूँ तो ये मेरे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये मेरे को हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प कर रहा है। किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, हार्मोन सिक्रीट करने में। ठीक है, तो इस सलाइवरी ग्लैंड्स में तुम लोगों को मिलेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, तुमको स्वेट ग्लैंड्स में मिलेगा, तुमको पिट्यूटरी ग्लैंड्स में मिलेगा। ठीक है, सो दैट इट कैन सिक्रीट द हार्मोन्स वी वांट। उसके बाद सेंसरी। अब तुम लोगों को पता है कि तुम नॉर्मल स्टेट पे बैठे हो, लेकिन कुछ गरम वगरम तुमको अगर लग गया, तो उस सिनेरियो में तुम्हें फील कैसे होता है, तो सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू के लाइनिंग के वजह से। तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तुम्हारे नोज में, तुम्हारे आई में, तुम्हारे ईयर में। तो ये सबसे ज्यादा सेंस वाले होते हैं। तुमको कैसे समझेगा, एक बेस्ट एग्जांपल तुम लोगों को मैंने बताया, तुम नाक बंद कर लो, तुम्हें खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा, मतलब बहुत कम आएगा। इसलिए सर्दी के टाइम पे नाक बंद होता है तो देखो कोई चीज में टेस्ट नहीं आता, वी लूज आवर एपेटाइट। वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू है, इट कैन सेंस द थिंग्स। ठीक है, तो इसके पास भी डेंड्राइट प्रेजेंट है, ये भी रिसेप्टर को अपनी सारी इंफॉर्मेशन देता है, और फिर ये पूरा जो यू कैन से एक न्यूरल आर्क है ना, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, दैट वाज अबाउट योर सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। फिर आया तुम्हारा जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू। रही बात जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये भी क्यूबॉइडल सेल्स है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, तुम्हारे यूटेरस को, ये इन सब को, सॉरी ओवरी को लाइन करके रखते हैं, सो दैट वो ग्रो कर पाए, वो अपने जर्म सेल्स को ग्रो कर पाए। जर्म सेल्स है क्या, तो जर्म सेल्स होते हैं स्पर्म एंड ओवम, तो उसको ग्रो करने में जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। ठीक है, अब रहा हमारी बात कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एकदम खिंचा हुआ होता है, मल्टी लेयर्ड होता है और प्रोटेक्टिव एपिथेलियम होता है, जिसके अंदर सिर्फ इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट हो, जैसे कि स्किन का एपिडर्मिस हो गया, ईसोफेगस हो गया, वजाइना हो गया। तो इसके अंदर ना सिर्फ मतलब एक लेयर प्रेजेंट रहता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। रही बात आपके ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की, तो वो स्ट्रैटिफाइड जैसा ही है, बट वो स्ट्रेचिंग दिखाता है। जैसे तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तुम्हारा यूटेरस हो गया, ये सब क्या करते हैं, एक स्ट्रेच दिखाते हैं, मतलब सेम ऐसा ही है, स्ट्रैटिफाइड जैसा ही है, बट वो स्ट्रेच कर सकते हैं वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। समझा, उनके अंदर एक स्ट्रेचेबिलिटी होती है जब इस चीज की रिक्वायरमेंट हो। विद दिस अपना पूरा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्लस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू समझ हो चुका है। अगर समझ गया है तो अभी का टाइम स्टैम्प डालो विच इज 33 मिनट्स और मुझे बताओ कि हाँ मैम ये समझ चुका है। अभी आप करेंगे क्या, टाइम स्टैम्प पे जाएंगे और बताएंगे कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या क्या आता है। तो आप बता देंगे स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार, फिर सीलिएटेड, फिर अपना ग्लैंड्यूलर, फिर अपना सेंसरी, फिर जर्माइनल, फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर में आपका स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल आएगा। ठीक है, इतना समझ गया है।
तो अब देखो सेल जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेल जंक्शन क्या, नाम ही क्या लिखा है, जंक्शन। जंक्शन मतलब एक कनेक्शन होता है। तो सेल जंक्शन ना एक कनेक्शन, एक दो चीजों के बीच में कनेक्शन बनाने वाला है। तो एपिथेलियल सेल्स जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, बट लैटरली भी रहेंगे और साथ में बेसमेंट से भी कनेक्टेड रहते हैं, और उसी जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल जंक्शन। तो ये जो कनेक्शन है ना वो सेल जंक्शन के थ्रू हुआ होता है। ये जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू है, तो सेल जंक्शन के थ्रू कनेक्शन है। ये मैंने कुछ सेल जंक्शंस बनाए, जैसे कि पहला देख लो टाइट जंक्शन। नाम में ही क्या लिखा है, टाइट जंक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म भी जो है वो है TGS। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन या फिर TGS। अब ये क्या करता है, सेल का पोलैरिटी मेंटेन करके रखता है और सेल को लैटरल डिफ्यूजन से बचाता है। ये जो है ये मेरे सेल को लैटरल डिफ्यूजन से बचाएगा कि बाजू में जो दूसरा सेल है उसके अंदर जाके मेरा कॉन्सेंट्रेशन खुद, मतलब बाजू का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करने के लिए खुद का ही कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लूज ना कर ले। उस सब चीज़ों के लिए कौन प्रिवेंट करता है, तो टाइट जंक्शन प्रिवेंट करता है। टाइट जंक्शन जो है ना ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि बहुत टाइटली पैक्ड रहता है, अति टाइटली पैक्ड रहता है। ठीक है, फिर रही बात आपके गैप जंक्शन की, ये दिख रहा है आप लोगों को गैप जंक्शन। तो ये इंटरसेल्यूलर जंक्शन होता है और ये आयंस के और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का जो पैसेज है, जो उनका एक्सचेंज है केमिकल मैसेज, उसमें हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे सेल रखा है और एक सामने में सेल रखा है, तो उन दोनों के बीच में जो केमिकल पासिंग होना चाहिए ना वो पास करने के लिए ये एक पैसेज बनता है, ये एक ब्रिज टाइप बनता है। उसको ये आप लोग क्या कहोगे, तो गैप जंक्शन कहोगे। नाम ही कैसा है, गैप, यानी कि खाली जगह। फिर हो गया आपका एडहेरेंस जंक्शन। तो ये क्या करते हैं, जो मेरे नेबरिंग सेल्स है ना उसको एक साथ रखते हैं, जैसे कि एक इंटरसेल्यूलर सीमेंट हो, एडहेशन की तरह स्टिक करके रखते हैं। दिख रहा है, इंटरसेल्यूलर सीमेंट की तरह स्टिक करके रखते हैं। तो ये था तुम्हारा सेल जंक्शन। ठीक है, सेल जंक्शन के बारे में आई होप तुम लोगों को समझ गया होगा। तो एपिथेलियल सेल से जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से लैटरली और बेसमेंट से भी, तो ये जंक्शन जो है, ये जो जंक्शन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल जंक्शंस कहेंगे। ठीक है, ये सारे सेल जंक्शंस दिख के आया आप लोगों को, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडियरेंस जंक्शन, तीनों के ऊपर शॉर्ट नोट आया था। जाएंगे आप कमेंट सेक्शन में एंड डालेंगे कि इसका वन लाइन में आंसर्स डालने वाले आप। ठीक है, इसका वन लाइन में एक डेफिनेशन डालने वाले आप। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर सेल जंक्शन में आगे बढ़े, जैसे ही अपना सेल समझ गया ना, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा एरियोलार टिश्यू, फिर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ज़्यादा मस्त चैप्टर है ये। और जस्ट बिकॉज ये एक पेज पे मैंने तुमको अरेंज करके दिया, इट डजेंट मीन दैट कि ये इतना कम था। इट वॉज अराउंड, मतलब जब हमें पढ़ाया गया था तो तभी तो मतलब जो नोट्स बनती है ना वो बहुत लंबी बनी थी भाई। तो मैंने इसीलिए ट्राई किया कि एकदम कम से कम में ये अरेंज हो पाए। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। सेल जंक्शन भी हमको समझ चुका है। तो ये देखो पूरे कनेक्टिव टिश्यू को एक ही जगह पे लाके रख दिया है। तो कनेक्टिव टिश्यू अगर मैं कह रही हूँ, इसका मतलब ही क्या होता है कि एक ऐसा टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है दो सेल्स को या दो पर्टिकुलर ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर में बहुत स्पेस खाली होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने लिखा है, ये छोड़ के जो बाकी का ब्लैक स्पेस दिख रहा है आपको, वो मैट्रिक्स हो गया। तो वैसे ही ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जितने लोग आएंगे ना, उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा खाली स्पेस होती है, और जो बाकी छोटे मोटे उसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब डेंस के बारे में बात करेंगे तो मैट्रिक्स कम रहता है, उसके पीछे का जो लेयर है वो बहुत कम रहता है, बट जो उसके अंदर की चीज़ें हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करोगे तो वो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक एक करके हम सबको देखने वाले हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये सेल्स हो गए या फाइबर्स हो गए, वो बहुत लूजली एग्रीगेटेड है, मतलब ऐसे ही किधर तो पड़े हुए हैं, बहुत जगह है। वो जो अपन का ट्रेंड हुआ था ना, बहुत जगह है, बहुत जगह, वैसे इसके अंदर ना बहुत जगह है भैया, बहुत जगह, इसका मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो चीजें आती है वो बता देती हूँ। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलार यानी कि इसके अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। एडिपोज यानी कि फैट टिश्यू है, फैट स्टोरिंग टिश्यू है। तो अब देखो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके अंदर ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक मैट्रिक्स, तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया। ये दिख रहा है ये वाई वाई शेप में बीच बीच में येलो में किया है, वो आपके इलास्टिक फाइबर्स हो गए। ये इओसिनोफिल हो गया, प्लाज्मा बी सेल, मस्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज। तो ये पूरा तुम्हारा एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ये क्या करता है, तुम्हारे स्किन को अंडरलाइन मसल से कनेक्ट करके रखने में ये हेल्प करता है। इसके अंडर में ही WBC और RBC के सब प्रोटेक्टिव वाले सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल तुम्हारे सेल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू उसका सामने वाले का जो फॉरेन सेल है उसको पूरा खराब करने की भी कैपेसिटी रखता है। कौन? तो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलार इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर खाली स्पेस बहुत ज्यादा है और ऑब्वियसली किसके अंडर आ रहा है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंडर भी आ रहा है ये। ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है किसको, तो स्किन को कनेक्ट करता है अंडरलाइन मसल से। मतलब ये मेरा स्किन है, इसके नीचे जो मसल्स है ना, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, तो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। अब ये ना एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करते हैं। अब बेसिकली देखो कनेक्ट कर रहा है मतलब एक रिश्ता जोड़ रहा है, रिश्ता जोड़ना मतलब एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। अब ये मिलते कहाँ है हमको, तो ब्लड वेसल्स हो गए, नर्व्स हो गए, उसके आसपास तुम लोगों को एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। ठीक है, अब वहीं पे क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है इओसिनोफिल्स वगैरह सबकी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का नाम सुनते ही तुम्हें समझ गया होगा कि ये फैट स्टोरिंग वाले टिश्यूज है। ये क्या है भैया, तो ये फैट स्टोरिंग वाले टिश्यूज है। ये स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखो ये फैट है, ये फैट स्टोरेज देखो कैसे हो रहा है, और ये फैट के अंदर न्यूक्लियस देखो, मतलब फैट स्टोर तो हो रहा है बट बहुत ज्यादा उसके अंदर स्पेसेस है। अब तुमने जो खाना खाया, जो तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स है, और वो न्यूट्रिएंट्स अगर तुम्हारे बॉडी ने यूज नहीं किया तो जाके वो क्या कहलाएगा, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा, क्योंकि वो एज ए फैट स्टोर कर लेगा तुम्हारे बॉडी के अंदर। इसलिए जब तुम वर्कआउट करते हो सबसे पहले तुम्हारा एडिपोज टिश्यू जो है वही बर्न होता है, क्योंकि उसी ने फैट जमा कर रखा है। ठीक है, अब जितने सेल्स है ना वो एरियोलार जैसा ही है, एग्जैक्टली सिमिलर है, बट जो तुम्हारा एडिपोसाइट्स है ना वो ज्यादा इसमें प्रेजेंट होता है। जो फैट फिल करने वाले सेल्स है ना वो ज्यादा इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका काम ही यही है, इसका फंक्शन ही यही है कि इसको फैट को उधर जमा करना है। तो ऑब्वियसली एडिपोसाइट्स, ये दिख रहा है यहाँ पे तुम लोगों को एडिपोसाइट्स, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट होगा क्योंकि उसका मेजर फंक्शन ही वही है। ठीक है, और जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। तुमने खाना खाया, तुम्हारे बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं था 5 पीसेस ऑफ पिज्जा का, तो वो जो एक्स्ट्रा 4 पीसेस का था चीजें जो एक्स्ट्रा बच गई थी वो तुम्हारे लाइनिंग में जाके स्टोर हो जाएगी। साथ में ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है सिर्फ फैट में ही नहीं, ये आप लोगों को विसरल ऑर्गन्स में भी मिलता है। विसरल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके ऊपर भी एक फैट का लेयर होता है। दीदी अगर ये फैट का लेयर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर ये फैट का लेयर नहीं होता और सपोज तुम भाग रहे हो और तुम गिर गए, अरे तुम्हारा किडनी वगैरह है, तुम्हारा हार्ट वगैरह है, इसके ऊपर अगर एक विसरल फैट का लाइनिंग नहीं होगा ना, तो अगर तुम गिरे तो डायरेक्टली उन लोगों को इफेक्ट पड़ता। इसके वजह से जो जिम फ्रीक्स होते हैं ना, उनका जो वेइंग स्केल है ना उसमें विसरल फैट भी बताया जाता है। वो फैट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये समझ गया कि एग्जैक्टली एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है क्या। दोनों में बहुत जगह है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी एक एरियोलार का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नाम ही क्या है, डेंस यानी कि घना कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंदर ना मैट्रिक्स बहुत कम होगा, इसके सेल्स और फाइबर जो है वो बहुत ऐसे कंपैक्टली पैक्ड रहेंगे। अब
इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर का मतलब क्या हुआ, एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। इरेगुलर का मतलब क्या हुआ, कैसे भी अरेंज कर रखा है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स और फाइबर्स है वो एकदम यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। इसके अंदर में एग्जाम्पल क्या होगा, लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट मतलब क्या होता है, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, और टेंडन का मतलब क्या होता है, जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। अगर मेरा बोन और बोन कनेक्टेड है तो किससे कनेक्टेड हो गया, लिगामेंट से। लेकिन अगर मेरा मसल और बोन कनेक्टेड है तो वो टेंडन से कनेक्टेड है। तुमने सुना होगा लिगामेंट टेयर हो गया मेरा, टेंडन टेयर हो गया मेरा। जो लोग स्पेशली स्पोर्ट्स वगैरह बहुत देखते हैं उनको ये सब पता है। दूसरा हो गया तुम लोगों का डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये सेल और फाइबर्स जो है ना वो रैंडमली अरेंज है, और ज्यादातर तुमको स्किन विन में ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने क्या क्या देखा अब तक, तो लूजली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हमने देखा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है ना दीदी, उसके अंदर बहुत ज्यादा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, यानी कि खाली स्पेस ज्यादा प्रेजेंट होता है। अगर उसी में आप दीदी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करो तो उसके अंदर ना एयर स्पेसेस बहुत होती है। उसके अंदर क्या ज्यादा होती है, एयर स्पेसेस बहुत होती है बच्चों। ठीक है, तो एयर स्पेसेस ज्यादा उसके अंदर प्रेजेंट है। और ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है, ब्लड वेसल्स ये सब में तुमको मिलेगा। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है ये फैट स्टोरिंग सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर, फैट स्टोरिंग सेल्स। ठीक है, फैट स्टोर करने का काम करते हैं कौन, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। कौन, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट डिफरेंस किस चीज का है कि तुम्हारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एडिपोज साइज जो है वो ज्यादा है, क्योंकि फैट स्टोरिंग है। मिलता कहाँ पे, इनर लाइनिंग वगैरह पे मिलता है, और साथ में विसरल लाइनिंग पे भी मिलता है, ऑर्गन्स के ऊपर। रही बात डेंस की, तो इसके अंदर मैट्रिक्स कम है और जो सेल्स और फाइबर्स है ना वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया और एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि जो मेरा सेल्स है, जो मेरा फाइबर है, वो सिस्टमैटिक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में है। और अगर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो मेरा सेल्स है, जो मेरा फाइबर्स है, वो इरेगुलरली कैसे भी अरेंज हो रखा है। ठीक है, अब मैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करूं तो उसका एग्जांपल लिगामेंट और टेंडन आएगा। लिगामेंट मतलब जो बोन को हड्डी से कनेक्ट करे, और टेंडन मतलब जो मसल्स को हड्डी से कनेक्ट करे। और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो स्किन में मिलता है। ठीक है, समझ चुका है तो टाइम स्टैम्प पे जाओ और डिफरेंस बिटवीन लिखो, इसका लूज कनेक्टिव टिश्यू का और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। मेरे को सबसे चाहिए ये, सबसे मुझे ये डिफरेंस बिटवीन चाहिए। चलो चलो फिर अपन अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। इनका नाम ही है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। पहला उसमें टाइप है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इस पे से ना मैं सीटी हटा देती हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। वो ऐसा लगेगा फ्लूइड कट लिखा है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि मुझे क्या चीज में वो हेल्प करने वाला है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो किस चीज में हेल्प करेगा, वो एक तरीके से मेरे बॉडी को फ्रेमवर्क देगा, है ना, फ्रेमवर्क में हेल्प करेगा। वो एक तरीके से मेरे बॉडी को सपोर्ट देने में हेल्प करने वाला है ना। उसके अंदर ही आ जाएगा आपका कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज के बारे में तुम लोगों को क्या पता है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। और पता है क्या, बोन्स के ऊपर का भी जो लाइनिंग है ना वो कार्टिलेज से बना हुआ है। बोन्स का आउटर लाइनिंग भी जो है वो किससे बना हुआ है, तो भैया कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है और वो काफी हद तक प्रेशर को झेल सकता है। इट कैन सस्टेन द प्रेशर, वो प्रेशर को झेल सकता है। ठीक है, अब देख लो तुम लोगों को ना मैं मेरा पियर्सिंग्स दिखाती हूँ। ये दिख रहा है, इतने सारे मैंने पियर्सिंग्स किए। तो ये कार्टिलेज है, इसके अंदर मैं होल पोल कर सकती हूँ, पियर्सिंग्स कर सकती हूँ। बट उसी जगह अगर मैंने मेरे बोन में पियर्सिंग किया तो मेरी हड्डी टूट जाएगी।
ठीक है। अब ये जो है ना कार्टिलेज, इसके अंदर कैल्शियम आयंस नहीं होता है, इसके वजह से इनका स्ट्रक्चर जो है वो उस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एब्सेंट क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर एब्सेंट है कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस के एब्सेंस की वजह से अगर तुम कुछ भी इसके ऊपर चोट वगैरह लगाओ, स्टिल इट इज फ्लेक्सिबल। मैंने होल किया इतने सारे, स्टिल माय कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल, और ज्यादा कुछ हुआ नहीं। रही बात तुम्हारे बोन्स की, तो ये बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्टिफ होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, और इनके अंदर प्रेजेंस किसकी होती है, तो कैल्शियम की प्रेजेंस होती है, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंट होती है। सिंस कैल्शियम आयंस की प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये प्रेशर जो है, अगर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया ना, तो इट कैन लीड टू ब्रेकिंग, टूट सकता है। तुम्हारा जो बोन है ना वो टूट सकता है अगर उसके ऊपर ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो। रही बात तुम्हारे फ्लूइड की, तो फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। फ्लूइड क्या करता है, वो कनेक्ट करता है ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स को। ठीक है, साथ में वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, साथ में वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। किस चीज को, तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब उसी के अंदर में एक आ गया ब्लड। अब ब्लड जो होता है उसके अंदर में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, WBC, RBC, और ब्लड ही जो है वो ऑक्सीजनेटेड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। ठीक है, और ये ब्लड जो है वो सारे के सारे मेरे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स को इधर से उधर पूरा बॉडी में लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब रही बात आपके लिम्फ के बारे में, तो लिम्फ जो होता है वो थोड़ा सा लिक्विडी स्ट्रक्चर का होता है, थोड़ा सा वाइटिश स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। लिम्फ जो होता है वो वाइटिश स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और वो भी कनेक्ट करता है मेरे सारे ऑर्गन्स को। उसके अंदर भी कैपेसिटी होती है कि वो कनेक्शन बना सके और स्पेशल सारे मेरे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, यही है तुम्हारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो हमने अब तक क्या क्या देखा, कनेक्टिव टिश्यू देखा हम लोगों ने, फिर हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू देखा और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हमने 3 टाइप के टिश्यू देखे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीजें देखी, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने डेंस में क्या देखा, तो हमने डेंस में देखा डेंस रेगुलर अरेंजमेंट और डेंस का इरेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू। फिर तुम्हारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसके अंदर आएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि बोन्स वोन्स और फ्लूइड में, मतलब जो कनेक्शन में हेल्प करता है। स्केलेटल में आएगा आपका कार्टिलेज और बोन्स, कार्टिलेज मतलब जो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बोन्स मतलब जो बहुत स्टिफ होता है। अब रही बात तुम्हारे फ्लूइड की, तो फ्लूइड के अंदर में तुम्हारा ब्लड आएगा और लिम्फ आएगा। ये ब्लड वर्ड का डिटेल ना हम और आगे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में। ये तो सिर्फ तुम्हें जिस्ट दिया है, ये पूरा चैप्टर जो है ना ये सिर्फ तुम्हें जिस्ट देके ये बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली तुमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। अब तुम नाम देखो ना, नाम ही क्या है इसका, कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये पूरे कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक फंक्शन ही क्या है, कनेक्शन प्रोवाइड करना, मेरे सेल्स और फाइबर्स के बीच का कनेक्शन प्रोवाइड करना। तो चाहे वो लूज कनेक्टिव टिश्यू हो, चाहे वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो, चाहे वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हो, सबका मेजर फंक्शन ही क्या है, टू प्रोवाइड द कनेक्शन। हाँ, किसी का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, किसी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग हो रहा है, यहाँ पे किसी के अंदर स्पेस ज्यादा है, किसी के अंदर स्पेस नहीं है, बट सबका मेजर फंक्शन या बेसिक फंक्शन क्या है, एक कनेक्शन लाना। ठीक है, इतना समझ गया। मैं ना पूरे चैप्टर को एक बार आप लोगों को रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद ना मुझे भी एक सुकून मिल जाएगा कि तुम्हें सब कुछ समझ चुका है। ठीक है, तो हमने शुरू किससे किया, एनिमल के बारे में समझने से। एनिमल क्या होता है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और फंक्शंस भी बहुत अलग अलग टाइप के परफॉर्म करते हैं। इनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, जैसे कि सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गया। उसमें हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने देखा एपिथेलियम
एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है। आउटर मोस्ट लेयर मतलब ये लेयर नहीं, वो एपिडर्मल हुआ, मैं इसके अंदर के लेयर की आउटर मोस्ट लेयर के बारे में बात कर रही हूँ। ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है, इसका साइज हो गया, शेप हो गया, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, ये सब फंक्शंस होते हैं। इसमें भी दो टाइप के आता है, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। फिर बच्चों हमने ना सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर में 7 डिफरेंट टाइप्स देखे। क्या क्या? स्क्वैमस, फिर हमारा क्यूबॉइडल, फिर हमारा कॉल्यूमिनार, फिर हमारा सिलिएटेड, फिर ग्लैंड्यूलर, फिर हमारा सेंसरी, फिर हमारा जर्माइनल। ठीक है, तो स्क्वैमस क्या था? उसका स्क्वायर शेप था, उसके पास बेसमेंट है प्रॉपर, उसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन होता है। और मिलते कहाँ पे? तो ब्लड वेसल्स में मिलेंगे, एल्वियोलाई में मिलेंगे और खाली स्पेसेस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, फिर हमने क्यूबॉइडल में क्या देखा था कि क्यूब के शेप में प्रेजेंट होते हैं। कौन से शेप में प्रेजेंट होते हैं? क्यूब के शेप में। और इनका न्यूक्लियस कैसे रहता है? तो स्फेरिकल न्यूक्लियस रहता है। फंक्शन ये लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीशन करना। किस चीज का एब्जॉर्प्शन करना? तो मान लो कि तुम्हारा फिल्ट्रेशन यूनिट यानी कि जो नेफ्रॉन्स है उसके अंदर क्या पता तुम्हारे यूरिन में कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहेगा, तो व्हाई टू लूज दैट, तो हम लोग उसको भी एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। रही बात कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये कॉलम के शेप में थे। कॉलम के शेप में नीचे का एंडेस मोटा, ऊपर का एंडेस पतला। ठीक है, इसके अंदर ग्लोबुलेट सेल है, मतलब म्यूकस वगैरह सिक्रीट करेगा। इसका भी फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। किधर मिलता है? तो इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सिक्रीट करने का हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कर रहे भैया यहाँ पे। फिर रही बात सिलिएटेड की, सिलिएटेड के नाम से हमको समझ आ रहा है कि भैया सीलिया प्रेजेंट है, यानी कि कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। किधर मिलेगा ये? किधर मिलेगा ये? तो तुम्हारे ओविडक्ट के अंदर मिलता है कि वो पुश कर सके तुम्हारे एग को, वो मूवमेंट लेके आता है स्पेसिफिक कनेक्शन के थ्रू। फिर रही बात तुम्हारे ग्लैंडुलर की, ग्लैंडुलर मैंने बोला यानी कि ये ग्लैंड्स के इधर प्रेजेंट होगा जो कि हेल्प करेगा सिक्रीट करने में मेरे हार्मोन्स को। तो ये फंक्शन क्या है इसका? सिक्रीशन, ऑब्वियसली ग्लैंडुलर है भैया। फिर मिलते कहाँ पे? तो सलाइवरी ग्लैंड में मिलते हैं, स्वेट ग्लैंड में मिलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में मिलते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं। यही तो फंक्शन है इसका, है ना? यही तो फंक्शन है इसका। एक मिनट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या हुआ? अब जैसे तुम लोग बैठे हो, मैं बैठी हूँ नॉर्मल स्टेट में, लेकिन ये छन्न करके मैंने तेरे को थप्पड़ लगा दिया, उसमें क्या हो गया? तेरा जो नॉर्मल स्टेट है वो हिल गया। अब तुम गांधी जी तो हो नहीं कि मैंने एक गाल दिया तुम दूसरा गाल दोगे, वो भी देना एक रिस्पॉन्स ही हुआ। अब जैसे मान लो तुम्हें सर्दी है, तुम्हें कोई खाना अच्छा लगता है? नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे जो नोज के जो तुम्हारे ऑल फैक्ट्री है ना वो बंद है, तो तुम्हें कोई चीज का टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो इनर लाइनिंग है ना वो बना हुआ है सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू से। किससे बना हुआ है? सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू से। ये भी क्या है? ये मॉडिफाइड, किस 3 मेन यही है। उसके बाद उनके अंदर ना 2-3 चीजें ऐड, 2-3 चीजें सब्सट्रैक्ट होकर अलग अलग मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं हमने। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? तो ये एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलस के ऊपर रिएक्ट करने का काम करते हैं। मिलते कहाँ पे? ये तो नोज में मिलते हैं, ईयर में मिलते हैं, आंखों में मिलते हैं। तो इनका काम ही क्या होता है? जो जो बाहर से रिस्पॉन्स आ रहा है उसके ऊपर एक्ट करना, उसके ऊपर रिएक्ट करना। रही बात जर्माइनल की, तो ये क्यूबॉइडल सेल्स है जो कि तुम्हारे सेमाइनिफेरस टिब्यूल को, तुम्हारे ओवरीज को लाइन करके रखा है सो दैट दे कैन क्रिएट माय जर्म सेल्स। समझा? अब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने देखा, तो स्ट्रैटिफाइड देखा, ट्रांजिशनल देखा। ट्रांजिशनल भी स्ट्रैटिफाइड जैसा ही है। स्ट्रैटिफाइड है क्या? तो वो मल्टी लेयर्ड होता है, वो प्रोटेक्टिव होता है और वो एपिथेलियम होता है। ठीक है, और एकदम इनरमोस्ट लेयर में प्रेजेंट है, जैसे कि स्किन के एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, ईसोफेगस में प्रेजेंट है, वजाइना में प्रेजेंट होना, है ना। ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है? सेम स्ट्रैटिफाइड जैसा ही है बट वो स्ट्रेचिंग दिखा सकते हैं। मतलब यू कैन स्ट्रेच इट जितना रिक्वायरमेंट है, मतलब एकदम प्रॉपर पूरा स्ट्रेच नहीं हो जाएगा, लेकिन जितना इट इज रिक्वायर्ड इट कैन स्ट्रेच इट। ठीक है, तो आपको ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, फिर आपके यूटेरस, जब
बेबी का बर्थ वगैरह होता है उस टाइम पे ये स्ट्रेच वगैरह करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट चीज हमने सेल जंक्शन देखा। सेल जंक्शन क्या था भैया? तो सेल जंक्शन बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन को दूसरे सेल से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। उसमें हमने ना 3 चीजें देखी। एक देखा टाइट जंक्शन जो कि टाइटली अरेंज रहता है, एक होता है गैप जंक्शन जो कि एज ए पैसेज की तरह हेल्प करता है, हमारे सेल्स और फाइबर्स के बीच के पैसेज की तरह हेल्प करता है। फिर एक है एडियरेंस जंक्शन जो कि सीमेंट, अंबुजा सीमेंट की तरह, ए फॉर एडियरेंस, ए फॉर अंबुजा सीमेंट की तरह दो लोगों को जोड़ के रखता है। ये जैसे तुम्हारा टाइट जंक्शन हो गया। तो ये क्या करता है? सेल की पोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है कि कहीं बाजू वाले को देख के ये अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो ना दे दे, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। फिर रही बात तुम्हारे एडियरेंस जंक्शन की, तो मैंने ए फॉर एडियरेंस, ए फॉर अंबुजा सीमेंट बोला था कि नहीं? तो अंबुजा सीमेंट जो है जैसे जोड़ के रखता है वैसे ये एडियरेंस जंक्शन भी जोड़ के रखता है, तोड़ने नहीं देता है। रही बात गैप जंक्शन की, तो गैप जंक्शन का मतलब ही क्या होता है कि स्पेसेस प्रेजेंट है भैया। अगर स्पेसेस प्रेजेंट है तो एक तरीके से पैसेज की तरह एक्ट करता है सेल्स के बीच में और केमिकल एक्सचेंज को हेल्प करता है। मुझे बाजू वाले सेल से कोई केमिकल सिक्रीट करवाना है तो मैं यूज करूंगी गैप जंक्शन कि यार हम दोनों कनेक्ट तो कर रहे बट बीच में से एक रास्ता है जिसके थ्रू सारा जो जो चीजें हमें इधर से उधर पास करवानी है वो पास हो रही है। ठीक है। अब रही बात कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो भैया 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी अंदर आएगा एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस के अंदर में क्या आएगा भाइयों? डेंस के अंदर में क्या आएगा? तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज टिश्यू में क्या आएगा? स्केलेटल एंड फ्लूइड। स्केलेटन में क्या आएगा? बोन्स एंड कार्टिलेज। फ्लूइड में क्या आएगा? ब्लड एंड लिव। एक एक करके हमने देखा था एरियोलार मतलब एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है। फिर हमने एडिपोज देखा, हमने ये पता किया कि एडिपोज जो है और एरियोलर जो ये ऑलमोस्ट सेम है, बट एडिपोज में जो सेल्स है, फैट स्टोरिंग सेल्स है वो ज्यादा होते हैं जिसका नाम क्या है? एडिपोसाइट्स है। अब डेंस रेगुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है कि सेल्स और फाइबर्स का अरेंजमेंट जो है वो बहुत यूनिफॉर्म तरीके से है। इसके अंदर ही लिगामेंट और टेंडन है। लिगामेंट मतलब क्या होता है? बोन से बोन का अटैचमेंट। लिगामेंट मतलब क्या होता है? बोन से बोन का अटैचमेंट। और टेंडन का मतलब क्या होता है भैया? तो मसल और बोन के बीच का अटैचमेंट। ठीक है, नाम ही क्या भैया? कनेक्टिव टिश्यू, काम ही है इसका कनेक्शन करना। रही बात डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, तो डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब सेल्स और फाइबर्स एवे कैसे भी बस पड़े हुए, कैसे भी अरेंज्ड है इररेगुलरली। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रैंडमली तुम्हारे स्किन के इधर पे प्रेजेंट होगा। अब तुम लोग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करो तो ये कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। स्केलेटल हो गया तो फ्रेमवर्क वगैरह देगा, फ्लूइड जो है वो कनेक्शन लाएगा, मतलब मेरे को न्यूट्रिएंट्स, मेरे को मिनरल्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है तो कौन करवाएगा? वो फ्लूइड करवाता है। अब स्केलेटल में बात करें तो उसमें कार्टिलेज आ गया। अब कार्टिलेज और बोन्स के बीच में अगर हम लोगों ने जंग लड़ा दी ना तो कार्टिलेज थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो बोन के ऊपर के लेयर पे होता है। बोन जो है वो बहुत स्टिफ होता है, सॉलिड होता है उस, लेकिन वो ज्यादा प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, वो टूट सकता है। बट कार्टिलेज जो है, मेरे जैसे लोग उसके अंदर होल वोल करते हैं तो भी वो टूटता नहीं है। ठीक है। कार्टिलेज मिलता है कहाँ पे आपको? नोज पे मिलता है, ईयर पे मिलता है, ट्रैकिया में मिलता है, स्टर्नम में मिलता है। और बोन्स जो है वो तो तुमको पता ही, ऑलमोस्ट हमारे बॉडी में हर जगह ही मिल रहा है। फ्लूइड जो है वो कनेक्ट करता है, ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसमें आ गया तुम्हारा ब्लड और लिव। ब्लड जो है वो क्या है? उसके अंदर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूडेड है जिसके अंदर फाइट करने की कैपेसिटी भी होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी होती है, और सारे मेरे न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? मेरा ब्लड करता है। लिम्फ जो है वो व्हाइटिश कलर का सब्सटेंस होता है, थोड़ा सा सेमी लिक्विड टाइप का, मतलब विस्कस होता है। वो विस्कस होना मतलब जैसे हनी का कैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे लिम्फ का, वो भी कनेक्ट करने में ही हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 6 स्लाइड्स के अंदर मैंने तुम्हें पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू पढ़ा दिया है विद डिटेल। अब जाके टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तब तुझे समझेगा कि कितना ज्यादा टफ वे में टेक्स्ट बुक में था। टेक्स्ट बुक में क्या किया? पैराग्राफ 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 पैराग्राफ, पैराग्राफ से ही अगर हमें पढ़ना था तो फिर मतलब तुम दो ही मत टेक्स्ट बुक। तो इसीलिए थोड़ा विजुअल तरीके से मैंने तुम्हारे सामने लाया है सो दैट तुम देखो और तुम्हें समझ जाए। ठीक है। टेंडन और लिगामेंट का बीच का डिफरेंस बिटवीन आता है बाय द वे। ठीक है, समझ गया? आई होप पूरा जो मैंने रिवाइज किया वो भी समझ चुका है। एक चीज से तुम लोगों को बोलना है, क्या तुमने अब तक रजिस्टर किया फॉर एमवीसैट? तुम लोगों को अगर पता हो तो एमवीसैट जो है वो ऑनलाइन है और
ये MVSAT की अपॉर्चुनिटी जो है ना तुम लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगा यार तुम लोगों को, 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। क्या करना है तुमको, जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना है, अपना फोन नंबर डालोगे, OTP डालोगे और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। तुमको सेलेक्ट करना है, तुमको नीट वाला बायोलॉजी वाला PCB वाले इसमें पेपर देना है या PCM वाले इसमें, सेलेक्ट कर लो। ऑनलाइन बैठे बैठे तुमने एग्जाम भी देना है, रजिस्टर भी करना है और सब कुछ फ्री है यार, सब कुछ। तुम जब CET का ही एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन MVSAT हमने आप लोगों के लिए फ्री रखा है। वेदांतु का यही माइंडसेट है कि भाई कैसे भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाए। जब वो शुरू हुआ था तब से लेके अंत तक, बीच में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन हमारा एम एक ही रहा कि स्टार्ट से लेके एंड तक मैक्सिमम बच्चे पढ़ पाए, इसीलिए तो इसको फ्री रखा है। और तुम लोग अगर ये भी नहीं फिल कर रहे हो तो कहाँ से कोई स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठ पाओगे। अभी से शुरू करो, तुम्हारा एजुकेशन फंड हो जाएगा, तुम्हें इतने सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। न्यू कॉलेज में जाओगे, 12th के जब तुम 12th में जाओगे या 12th के बाद जाओगे, तो सोचो ना यार, तुम लोगों के पास न्यू फोन्स होगा, तुम सिंगापुर ट्रिप ऑलरेडी करके जा पाओगे और इतने ज्यादा स्कॉलरशिप गिफ्ट्स है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा। इतना तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए किया, तुम नहीं कर सकते उनके लिए एक स्कॉलरशिप जीत के? जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो और खत्म करो और दे दो यार ये पेपर, ठीक है। विद दिस, जो जो यहाँ तक रुका हुआ है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक रुकने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। मोस्टली ये वीक के मतलब ये जो नया वीक आ रहा है उसमें अपने सारे चैप्टर्स विल बी कंप्लीटेड। जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, सब इसी में कंप्लीट कर लो। ये पूरे इसको याद रखने का एक ही ट्रिक है कि पूरे चैप्टर को साथ में रखना। मैं नोट्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से ये नोट्स को ना एक फोल्डर में सेव करके रखो। मतलब तुम सोचो ना यार, पूरे एक पेज पे सिंपल कंपाउंड दोनों एपिथेलियल टिश्यू हो गया, और क्या चाहिए तुमको। और यही तुम अगर बुक में जाओगे तो 3 पेजेस में तो सिर्फ फर्स्ट टॉपिक ही है, तो कंफ्यूजन से बेटर है शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ना, ठीक है। विद दिस नोट, चलो लेट्स मीट इन द अदर चैप्टर। बाय बाय एंड मेक श्योर कि तुम लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर्स अपडेटेड है, प्लेलिस्ट को सेव कर लो। अपने फ्रेंड्स को सीधा प्लेलिस्ट ही शेयर कर दो, ठीक है। इतना तो तुम कर ही सकते हो मेरे लिए। चलो फिर, बाय बाय।